Hello everyone and welcome back to the third lecture of cost accounting. इस वीडियो में हम कॉस्ट के एलिमेंट्स एंड कॉस्ट के क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर इसी चीज़ पे बेस्ड है एंड अगर हमें ये क्लियर हो गया तो हमसे मैक्सिमम क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर हमें एलिमेंट्स ही अच्छे से नहीं पता होंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हम एक चीज़ एज्यूम करते हैं कि हमारी एक कंपनी है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक शर्ट बनाएगी। ठीक है, ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक शर्ट बनाएगी। अभी इस कंपनी को सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? इस कंपनी को शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो फैक्ट्री है ये हमने रेंट पे लिया हुआ है। ठीक है, ये एक रेंटल प्रॉपर्टी हमारी जो कि फैक्ट्री है एंड यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा मशीन्स, वो मशीन जिससे हम शर्ट की स्टिचिंग करेंगे, यानी शर्ट जिससे हम सिलेंगे उस मशीन को हम परचेज करेंगे। फैक्ट्री को हमने रेंट पे लिया है, मशीन को हमने परचेज किया है, यानी ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। इस मशीन को प्रॉपरली रन करने के लिए यानी ये स्मूथली चल पाए इसके लिए हमें कुछ लुब्रिकेंट्स यानी ऑयल्स की जरूरत होती है। हम टाइम टू टाइम इस ऑयल को इस मशीन में डालेंगे ताकि ये मशीन स्मूथली रन कर सके, बीच में अटके ना। हमने रेंट पे फैक्ट्री ले ली, मशीन ले लिया, लुब्रिकेंट्स ले लिया। अब हमें चाहिए फैब्रिक यानी कपड़ा। इस फैब्रिक को हम कट करके इसकी शर्ट बनाएंगे। शर्ट बनाने के लिए हमें और क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए होगी थ्रेड्स यानी धागे, जो कि इस मशीन में डल के इस फैब्रिक को शर्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमें चाहिए होगी और इक्विपमेंट्स जैसे सीजर्स एंड ऑल। इसके बाद हमें चाहिए होगी बटन्स जो हमारी फैब्रिक में यानी हमारी शर्ट में लगेंगे। विदाउट बटन कोई शर्ट कंप्लीट नहीं होती, इसलिए हमें ये शर्ट एक हमारा रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है। यहाँ पे देखा जाए तो रेंट हम जो दे रहे हैं वो हमारा एक्सपेंसेस है। फिक्स एसेट जो हमने खरीदा है ये हमारा फिक्स एसेट है, यानी ये मशीन। ल्यूब्रिकेंट ये ना ही हमारा रॉ मटेरियल है ना ही हमारा फिक्स्ड एसेट है, बट ये वो कैटेगरी है जो फिक्स्ड एसेट को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अभी हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे ये हम आगे समझेंगे। हमारा फैब्रिक हमारा रॉ मटेरियल में आता है, हमारा ये थ्रेड एंड थ्रेड के साथ ये बटन्स ये भी हमारा रॉ मटेरियल में आता है। हमने सारे इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स तो परचेज कर लिए। अब इसे स्टिचिंग के लिए हमें चाहिए होंगे लेबर्स जो यहाँ बैठ के इन्हें स्टिचिंग करेंगे, फैक्ट्री में बैठ के शर्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ लेबर ले आए। ठीक है, इन लेबर को सुपरवाइज करने के लिए हमें एक सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे कि यहाँ एक मैम है, ये मैम हमने एज अ सुपरवाइजर रखा हुआ है जो इन सारे लेबर्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे, इनका सुपरविजन करेंगे। हमने एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा है ताकि इस प्रेमाइसेस यानी पूरी जो फैक्ट्री है उसकी प्रॉपरली सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। इसी फैक्ट्री में हमने एक ऑफिस भी बनाया हुआ है। ये ऑफिस मेन हेडक्वार्टर में नहीं है, ये ऑफिस हमारी इस फैक्ट्री में है ताकि डे टू डे जितने भी ट्रांजैक्शन यानी रॉ मटेरियल कितना कंपनी में आया है, कितना रॉ मटेरियल फिनिक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, यानी लेबर्स ने कितना फैब्रिक यूज करके शर्ट बना चुकी है। ठीक है, डे टू डे कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी फैक्ट्री में जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसे इस ऑफिस में रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड ये सारे रिकॉर्ड किए हुए इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर में यानी अपने ऑफिस में आएंगे। राइट, कोई भी अप्रूवल चाहिए होगा जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है या फिर XYZ बहुत सारे जो एक्टिविटीज होती हैं उनका अप्रूवल ये ऑफिस इस हेडक्वार्टर में एप्लीकेशन दे के उस चीज पे अमल करेगा, यानी उस चीज पे काम करेगा। जब हमारी शर्ट बन जाएगी तो हमें उससे प्रॉपरली स्टोर करना होगा, इसलिए हमने एक स्टोर रूम यानी वेयर हाउस रेंट पे लिया है। यानी फैक्ट्री भी रेंट पे है एंड ये जो रूम है स्टोर रूम है ये भी हमारा रेंट पे है।
रेंट पे लिए हुए स्टोर रूम में जब हम अपना प्रोडक्ट यानी शर्ट रखेंगे, उसको हम वापस से भेजेंगे एक शोरूम में जहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को यानी शर्ट को सेल कर सके। शोरूम कह लो या फिर शॉप कह लो, हम वहाँ पे इससे भेजेंगे ताकि वहाँ से हमारा प्रोडक्ट सेल हो सके। तो ये थी पूरी कहानी फैक्ट्री से लेके शोरूम तक आने की एक प्रोडक्ट की, किस तरह से वो मैन्युफैक्चर होता है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, मशीन, लुब्रिकेंट, फैब्रिक, लेबर्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये जो ऑल ओवर कॉस्ट लगा है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे इन सारे कॉस्ट को हम कितने एलिमेंट्स में, कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो कभी भी हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि एक सिंगल यूनिट यानी सिर्फ एक शर्ट की कॉस्ट हम निकाल सकें, ठीक है। एक शर्ट को बनाने में हमें कितना कॉस्ट लगा है, पर यूनिट हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है, सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रॉ मटेरियल्स थे जैसे फैब्रिक, बटन, ऑयल, थ्रेड्स, बॉक्स, इसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल है, ये कोई लिविंग बीइंग नहीं है, ये एक नॉन लिविंग बीइंग है। इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जो भी शर्ट में डायरेक्ट लगे हुए हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा क्या है, ये फैब्रिक है, ये कपड़ा है, यहाँ पे बटन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे स्टिचिंग जो वाइट दिख रही है, यहाँ थ्रेड से स्टिचिंग हुई है, तो ये डायरेक्टली शर्ट में लगे हुए हैं। ये सारे हमारे रॉ मटेरियल हैं, इनके बिना एक शर्ट बन ही नहीं सकती, राइट। तो ये फैब्रिक, बटन, थ्रेड एंड एक बॉक्स में ये डिलीवर हुआ होगा। बहुत सी शर्ट्स जो होती हैं, जो प्रीमियम शर्ट्स होती हैं, वो बॉक्स के साथ आती है, राइट। तो वो बॉक्स भी हमारा रॉ मटेरियल है। तो ये जितने भी मटीरियलिस्टिक कॉस्ट हैं, जो भी मटेरियल से रिलेटेड हैं, जो कि डायरेक्टली एक शर्ट में लगे हैं, उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट यानी हमारा पहला एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आया रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसमें सारे रॉ मटेरियल्स इंक्लूड होते हैं। अभी ये मटेरियल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक रॉ मटेरियल होता है और एक सिर्फ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल यानी जो अकेले कुछ नहीं है बट मिल के एक प्रोडक्ट बन सकता है, और मटेरियल यानी जो अकेले भी एक वैल्यू क्रिएट करता है एक प्रोडक्ट बनाने में। अगर फैब्रिक हम सीधे दे दें किसी को तो वो अकेले एक वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। बटन भी एक अकेला शर्ट नहीं बना सकता, वो फैब्रिक के साथ जोड़ के ही शर्ट बनाएगा, तो ये भी एक रॉ मटेरियल। वहीं पे ऐसा मटेरियल जो अकेला, जैसे हम हैंकी बनाते हैं, तो हैंकी में सिर्फ फैब्रिक और स्टिचिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक मटेरियल है, ना कि रॉ मटेरियल। तो मटेरियल कॉस्ट में हम रॉ मटेरियल भी लेते हैं और डायरेक्ट मटेरियल भी लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और क्या क्या एक्सपेंडिचर हुए थे। हमने वॉचमैन रखा था, वॉचमैन को हम सैलरी देंगे, इस वॉचमैन को हम सैलरी देंगे, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है। सुपरवाइजर रखा था जो कि लेबर्स को सुपरवाइज कर रहे थे, ठीक है, हम इस सुपरवाइजर को भी सैलरी देंगे, तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है। इसके बाद जितने भी लेबर्स यहाँ काम कर रहे हैं, है ना, ये लेबर्स हैं, जितने भी लेबर्स यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें भी हम उनका वेजेस देंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है। ऑफिस में जो एम्प्लॉयज थे, जो फैक्ट्री के ऑफिस में एम्प्लॉयज थे, जो डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर रहे थे एंड सारे रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे हेडक्वार्टर में, ये सारे एम्प्लॉयज को भी हम सैलरी देंगे। अब जो सीईओ एंड सीएफओ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक तरह से जो हेड होते हैं इस कंपनी के, वो हेडक्वार्टर में होते हैं। हेडक्वार्टर में भी तो वो काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, लेकिन वो हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी हम सैलरी देते हैं, ठीक है, वो सैलरी भी हमारा एक्सपेंडिचर है। तो ये जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, जैसे वॉचमैन की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, लेबर्स के वेजेस, सीईओ, सीएफओ एंड ऑफिस एम्प्लॉयज के जितने भी सैलरीज हम दे रहे हैं, वो भी हमारा एक एक्सपेंडिचर है। उसे हम कैटेगराइज करते हैं लेबर कॉस्ट में। अब ये लेबर कॉस्ट में क्यों? क्योंकि सारे लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स की सैलरी या फिर XYZ एक्सपेंडिचर होते हैं, उन्हें हम लेबर कॉस्ट में डालते हैं, ठीक है। एंड ये सारे जो फैब्रिक, बटन, ये एक तरह से मटेरियल थे, तो वो मटेरियल कॉस्ट में आते हैं। इसके बाद जो हमने रेंट पे लिया थी फैक्ट्री,
ठीक है, ये रेंट पे ली थी फैक्ट्री, ये रेंट पे वेयर हाउस लिया हुआ था, इसका हमें रेंट देना होगा, राइट। वो रेंट को ले लो, उसके बाद हम जो भी इनकम अर्न करेंगे उस पर टैक्सेस देंगे। हमारी ये जो मशीन है, ये मशीन तो फिक्स एसेट है, ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधे मशीन थोड़ी दिखा देते हैं एज एन एक्सपेंसेस, वहां पे हम डेप्रिसिएशन दिखाते हैं कि हमारा इतना डेप्रिसिएशन लगा है, तो वो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस ले लो, ठीक है, एक्सपेंडिचर ले लो। इस प्रोडक्ट को बनाने में हो सकता है हमने कोई ऐसी टेक्निक या फिर ऐसा कोई प्रोसीजर यूज किया हो जिसपे हमें रॉयल्टी पेमेंट करनी हो, ठीक है, रॉयल्टी पेमेंट करनी हो, तो वो रॉयल्टी भी हमारा एक्सपेंडिचर है। इस जैसे गोडाउन में देख सकते हैं, फैक्ट्री में देख सकते हैं, बहुत सारी लाइटिंग, फैंस एंड एसी ये सब रन कर रहे होते हैं, मशीन्स रन कर रही होती है, उस पर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, वो सारी चीज ले लो। अब एक होता है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क यानी इस शर्ट पे मान लो हमने कोई लोगो लगाया है, जैसे मान लो एप्पल का लोगो लगा दिया, अब ये एप्पल का लोगो लगा देंगे तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, ये सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं। ट्रेडमार्क्स जैसे एप्पल का लोगो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो हो गया, कोको कोला का वो जो कोको कोला लिखा होता है वो एक लोगो है, ठीक है। तो ये सारे ट्रेडमार्क अगर हम लगा रहे हैं किसी और कंपनी का, तो हमें उसको भी पेमेंट करना होगा, जो कि ट्रेडमार्क का पेमेंट होता है। ये सारे एक्सपेंडिचर्स को हम क्लासिफाई करते हैं एक्सपेंसेस में। तो ये जो एक्सपेंसेस वर्ड है, ठीक है, हम से प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो सेल माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट करते हैं। उस एक्सपेंसेस में सिर्फ ये एक्सपेंसेस नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, उसमें कॉस्ट भी होती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में अभी तक हमने ये देखा कि कुछ मटेरियल कॉस्ट होते हैं, कुछ लेबर कॉस्ट होते हैं एंड कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। एक कॉस्ट और होता है जिसे हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट, एक कॉस्ट और होता है जिसे हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट काफी कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आज हम उसे बहुत इजीली समझेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ओवरहेड कॉस्ट समझने के लिए। हाँ जी, तो अभी तक हमने देखा कि फैब्रिक, बटन, थ्रेड्स, ऑयल बॉक्स ये सारे हमारे मटेरियल कॉस्ट थे, ठीक है, ये सारे हमारे मटेरियल कॉस्ट थे, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक आइटम है, ना कि कोई लिविंग बीइंग है, ये नॉन लिविंग बीइंग आइटम्स होते हैं, तो हम इसे मटेरियल कॉस्ट समझते हैं। अभी मटेरियल कॉस्ट जो होता है, मटेरियल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मटेरियल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मटेरियल कॉस्ट जो है वो सबसे पहले डिवाइड होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में, यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट यानी जो शर्ट में डायरेक्टली यूज हुए हों, एक शर्ट को बनाने में डायरेक्टली यूज हुए हों। फैब्रिक हम देख सकते हैं, यहाँ फैब्रिक मौजूद है ना, इस शर्ट में फैब्रिक मौजूद है, बटन मौजूद है, ठीक है, थ्रेड्स लगी हुई हैं, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोडक्ट में लगा हुआ है ना, तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है। वहीं पे दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अभी इनडायरेक्ट क्या होता है? जो ये प्रोडक्ट में फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है, हमारी शर्ट है, उसमें डायरेक्टली नहीं लगा है, लेकिन उसको बनाने में वो उसके साथ था। जैसे कि ऑयल, ऑयल क्या है? जो हमारा मशीन में लग रहा था, जो हमारा मशीन में लग रहा था। अभी ऑयल अगर मशीन में हम नहीं डालते तो हमारी मशीन प्रॉपरली रन नहीं करती, ठीक है। तो वो शर्ट बनाने में काम आई है, वो शर्ट में मौजूद नहीं है, यहाँ ऑयल दिख नहीं रहा है, लेकिन शर्ट उसके बिना नहीं बनती, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। जो भी मटेरियल को, जो भी डायरेक्ट मटेरियल को काम करने में सपोर्ट करता है, वो सारा आइटम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आता है। अभी बॉक्स है, बॉक्स का इस शर्ट में दिख रहा है, लेकिन बॉक्स में पैक होके ये जाएगा, है ना, बॉक्स में ये शर्ट पैक होके जाएगी, तो वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं हुआ, वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि वो मटेरियल के साथ जा रहा है। वहीं पे जो भी आइटम इस शर्ट में लगे होंगे, जो भी आइटम फिजिकली इस शर्ट में लगे होंगे, दिख रहे होंगे, उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। और जो भी आइटम एक तरह से बैकएंड में काम कर रहे हैं इस शर्ट को बनने के लिए, जो कि मटेरियलिस्टिक है, उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारा लेबर कॉस्ट क्या होता है। जो भी हमारे लिविंग बीइंग होते हैं, जो वॉचमैन, सुपरवाइजर, लेबर, ऑफिस एम्प्लॉय, सीईओ, सीएफओ होते हैं, जो कि हेडक्वार्टर में काम कर रहे होते हैं, वो हमारे सारे लेबर कॉस्ट होते हैं। बट हमने बचपन से एक बात सुनी है कि जो सैलरी देते हैं हम, ठीक है, वो एम्प्लॉयज को देते हैं, एंड जो लेबर होते हैं हम उन्हें वेजेस देते हैं, ठीक है।
पर यहाँ तो जो वेजेस पा रहे हैं लेबर्स एंड जो सैलरी पा रहे हैं एम्प्लॉयज, उन दोनों को हमने लेबर कॉस्ट में क्यों लिखा हुआ, एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि इनिशियली हम उसे लेबर कॉस्ट में तो लेते हैं, इनिशियली हम सारे ही जो एम्प्लॉय या फिर लेबर होते हैं हम उन्हें लेबर कॉस्ट में ही लेते हैं, बट बाद में हम उन्हें दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला हम डिवाइड करते हैं जो लेबर एक्चुअली प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी यहाँ पे जो लेबर्स हैं जो मशीन में काम कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली शर्ट को बना रहे हैं बैठ के, ठीक है, वो हमारे एक्चुअल लेबर्स हैं। एक्चुअल लेबर्स जो सच में प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, हाथों से अपना प्रोडक्ट मशीन के थ्रू बना रहे हैं, वो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होते हैं। यानी कि ये सारे लेबर्स जो यहाँ बैठ के प्रोडक्ट को एक्चुअली बना रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हैं। अब ये मैम है, ये यहाँ पे सुपरविजन कर रही है, ये एक सुपरवाइजर है, ये क्या बैठ के प्रोडक्ट बना रही हैं? नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ खड़े ना रहें, ये सुपरवाइज ना करें, तो हो सकता है कि ये एम्प्लॉयज थोड़ा चिल करें, थोड़ा आराम करें, वो ठीक से प्रोडक्शन ना करें। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा अगर ये सुपरवाइज नहीं करेंगे प्रॉपरली। अभी ये प्रोडक्ट डायरेक्ट तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट बनने के पीछे इन सुपरवाइजर का भी हाथ है। अगर ये सुपरवाइजर यहाँ ना रहे तो प्रोडक्ट उतनी क्वांटिटी में, उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं बन पाएगा। यानी कहीं ना कहीं इन सुपरवाइजर का भी हाथ है इस प्रोडक्ट बनने में, और इनके पीछे जो खर्चा हो रहा है, इन सुपरवाइजर के पीछे खर्चा हो रहा है, वो भी तो हमें रिकॉर्ड करना होगा। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में तो हमने सिर्फ लेबर्स को लिया जो एक्चुअली में प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट ये सुपरवाइजर हैं, इनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, वो एक क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारे ऑफिस एम्प्लॉय थे, जो लेबर जो इंडस्ट्री में यानी जो फैक्ट्री में ऑफिस था वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं, वो बैठ के मशीन में प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, बट वो ऑफिस में बैठ के फैक्ट्री का ही काम कर रहे हैं। जो फैक्ट्री का काम करना जरूरी है, रॉ मटेरियल का एंट्री करना, रॉ मटेरियल बुलवाना, ठीक है, स्टॉक को अपने सेलर तक पहुंचाना, जो भी प्रोडक्शन हुआ उसे वेयर हाउस तक पहुंचाना, ये सारा काम ऑफिस के एम्प्लॉय करवा के दे रहे हैं। तो एक तरह से प्रोडक्ट बनने और बिकने में उनका भी हाथ है, एक तरह से प्रोडक्ट बनने और बिकने में उनका भी हाथ है, तो उनका भी एक्सपेंडिचर हमें रिकॉर्ड करना होगा। हमने इनिशियली तो लेबर कॉस्ट में ले लिया, बट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में तो वो नहीं आए, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना रहे। तो हम उन सारे एक्सपेंसेस को, जो कि लिविंग बिंग बंदा यानी जो जीता जाता व्यक्ति, जैसे सुपरवाइजर, लेबर्स नहीं, एम्प्लॉयज, ठीक है, ऑफिस एम्प्लॉयज, सीईओ, सीएफओ, जो कि बैठ के प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, बट उनका भी हाथ है इस प्रोडक्ट बनने में। अगर वो ना काम कर रहे होते तो ये प्रोडक्ट शायद ना बन रहा होता। तो उन्हें हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लेते हैं, उन्हें हम लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं बैठ के, बट उनका भी हाथ है उस प्रोडक्ट को बनने में, उस शर्ट को बनने में। अगर ऑफिस एम्प्लॉय हेड ऑफिस में रिक्वेस्ट ना डाले कि रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, तो रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं, तो ये लेबर्स बैठ के पापड़ थोड़ी बनाएंगे, ये लेबर्स काम ही नहीं करेंगे, अपनी शर्ट ही नहीं बना पाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं इस ऑफिस एम्प्लॉय एंड सीईओ, सीएफओ का भी इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्शन करवाने में, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली, इसलिए हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में उन्हें लेते हैं। तो बाकी के जो अपने एक्सपेंडिचर्स थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, ठीक है, रेंट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, रॉयल्टी, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स थे उसे हमने एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाला था। अभी ये एक्सपेंसेस जो हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अभी इसमें हम ऐसे लेंगे जो भी डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में एंगेज हुए हैं, जैसे कि रॉयल्टी है। रॉयल्टी एक ऐसी प्रोसेस पे देते हैं जो कि हमने किसी और कंपनी से ली होती है, वो प्रोसेस फॉलो करके ही हम इस टाइप की शर्ट बना सकते हैं। सपोज एक ऐसा डिज़ाइन है जो दूसरी कंपनी बनाती थी, वो डिज़ाइन और कोई कंपनी नहीं बनाती थी, बट उस कंपनी से हमने वो डिज़ाइन बनाने की रॉयल्टी ले ली है एंड उसको रॉयल्टी का पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो शर्ट बनाने में डायरेक्टली वो प्रोसेस यूज़ हो रही है, इसलिए उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कंसिडर करेंगे। और ये जो ट्रेडमार्क होते हैं, ट्रेडमार्क का जो सिंबल या फिर जो भी मार्क हम लेते हैं वो भी शर्ट में हम पुट करते हैं, ठीक है।
कॉलर पे या फिर साइड में कहीं भी वो ट्रेडमार्क हम लगाते हैं तो वो भी डायरेक्टली शर्ट में लगा हुआ है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। बिना रॉयल्टी एंड ट्रेडमार्क के हम इस टाइप की शर्ट नहीं बना पाते, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, रेंट होता है, ठीक है। रेंट यहाँ शर्ट में डायरेक्टली थोड़ी दिख रहा है कि कौन सी रेंट दिए थे, कौन से फैक्ट्री का रेंट लगा हुआ है इस पे, है ना, ये डायरेक्टली शर्ट में नहीं दिख रहा है, इसलिए वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया है वो सारा एक्सपेंडिचर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अभी हमने ये समझ लिए कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। बट ओवरहेड क्या होता है ये तो अभी तक हमें पता नहीं चला, जो ओवरहेड कॉस्ट होता है, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट जितने भी हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें हम ओवरहेड्स कहते हैं, उन्हें हम ओवरहेड कहते हैं। और जितने भी हमारे डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन्हें हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, उन्हें हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या देखा, हमने ये देखा सबसे पहले हम पता लगाते हैं मटेरियल कॉस्ट कौन कौन से हैं, लेबर कॉस्ट कौन कौन से हैं, एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। मटेरियल में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कौन से हैं, लेबर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कौन से हैं, एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कौन से हैं। इन तीनों में जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगे, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगे, उन सबका टोटल हमारा ओवरहेड्स कहलाता है, उन सबका टोटल हमारा ओवरहेड्स कहलाता है। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो मटेरियल का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो लेबर का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो इसका एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट है, वो सारा ओवरहेड कहलाएगा। एंड जितना भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि प्रोडक्ट में डायरेक्टली लगा हुआ है, वो हमारा प्राइम कॉस्ट कहलाता है। प्राइम यानी जो हमारा मेन कॉस्ट निकल रहा है प्रोडक्ट बनाने में, ये हमारा मेन कॉस्ट निकल रहा है प्रोडक्ट बनाने में, वो हमें प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो अभी हमें यहाँ क्लियर है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। कॉस्ट को हमने जो एलिमेंट्स देखे, वो कितने एलिमेंट्स देखे, सबसे पहले हमने देखा कॉस्ट जो मटेरियल का है, जो लेबर का है और जो सिर्फ एक्सपेंसेस है, ठीक है। इनके फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनको डिवाइड करना देखा, और जितना भी इनडायरेक्ट है वो ओवरहेड्स कहलाता है एंड जितना भी डायरेक्ट है वो प्राइम कॉस्ट कहलाता है। तो एलिमेंट वाइज कितने कॉस्ट हुए अगर प्राइमरी ऐसा देखा जाए, ठीक है, ओवरव्यू देखा जाए, तो हमारे पास मेजरली 4 टाइप के निकल के आते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। फर्दर क्लासिफिकेशन करना चाहें तो इस टाइप से हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना बुक है, बुक के अकॉर्डिंग बहुत सारी क्लासिफिकेशंस दी हुई है, बट मेजॉरिटी 2 ही एलिमेंट्स, मतलब 2 ही क्लासिफिकेशन होते हैं, एक एलिमेंट वाइज और एक बिहेवियर वाइज। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बिहेवियर वाइज क्या क्लासिफिकेशन होती हैं। ऑल्दो 7 से 8 टाइप की क्लासिफिकेशन होती हैं, हर एक क्लासिफिकेशन हम कवर करेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि नॉलेज पर्पज से एंड क्वेश्चंस के पर्पज से, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एक कैटेगरी होती है एंड बिहेवियर ऑफ कॉस्ट दूसरी कैटेगरी होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बाकी की 6 से 7 क्लासिफिकेशंस भी हम कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।